हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम अध्याय 3 जो कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 के अंदर हमें संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। आइए पहले रेशों के बारे में समझें। आपने देखा होगा कि हम वस्त्र पहनते हैं। वह वस्त्र हमारा बहुत छोटे-छोटे धागों से मिलके बना हुआ होता है तथा वह धागे रेशों से मिलके बने हुए होते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से मिलता है और दूसरा संश्लेषित रेशे। यह मानव निर्मित होता है जिसको मानव ने विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया है। आइए आगे बढ़ें। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़ों से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशे का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशे से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार के रेशों के बारे में बताया गया है। जो रेशे हमें प्रकृति से मिलते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाता है और जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं वह कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। हमको एक सारणी दी गई है जिसका नाम है 3.1। इसमें आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमें वस्तु का नाम लिखना है कि वह वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु हम ले रहे हैं और उसके बाद हम लोगों को ये बताना है वह किस प्रकार के रेशे से बनी है, प्राकृतिक रेशे या फिर कृत्रिम। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, शेष आपको अपनी किताब पर पेंसिल के द्वारा करना है। इसमें जैसे हम सीरियल नंबर यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर हम रेशम लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि रेशम का रेशा किस प्रकार से बना है, वो प्राकृतिक है कि कृत्रिम। आपको पता होगा कि रेशम हमें जीवों के द्वारा मिलता है। रेशमी कीट होता है जो हमें रेशम देता है, इसलिए यहाँ पर ये प्राकृतिक आ जाएगा। इस प्रकार से आप शेष 4 करिएगा। आइए आगे बढ़ें। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्राकृतिक रेशे हैं वह जंतु और पौधे दोनों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कपास हमारा पौधों से मिलता है, जबकि ऊन तथा रेशम हमें जंतुओं से मिलते हैं। ऊन हमें खरगोश और भेड़ों से प्राप्त होता है, जबकि रेशम हमें रेशमी कीट से प्राप्त होता है। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वे संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। वहीं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो रेशे मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम संश्लेषित रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे कहते हैं। आइए आगे चलें। 3.1 संश्लेषित रेशे क्या है? धागों से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए चित्र 3.1 ए अथवा 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? दोस्तों, ये चित्र देखिए। इस चित्र में हमारे पास एक मनकों से बनी हुई माला है और दूसरा कागज क्लिपों से जुड़ी हुई एक श्रृंखला है। आप इन दोनों श्रृंखलाओं में कुछ समानता निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो मनकों से जुड़ी हुई माला है वो एक एक छोटे छोटे मनकों से निर्मित है। उसी प्रकार कागज क्लिपों वाली श्रृंखला भी एक एक क्लिप से जोड़कर बनाई गई है। आइए आगे बढ़ें। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है।
इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली और एमीआर मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई अथवा स्वरूप होता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाई के दोहराने से बनता है। दोस्तों, हमारे पास एक जो शब्द है बहुलक, यह शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक शब्द है बहु और दूसरा शब्द है लक। बहु का मतलब होता है बहुत सारे और लक का मतलब यहाँ पर होता है स्वरूप, मतलब बहुत सारे स्वरूप या बहुत सारे भाग या बहुत सारी इकाइयां। इसलिए पॉलीमर बहुत बहुलकों की इकाई के दोहराने से बनता है। आइए आगे बढ़ें। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्याओं में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रकृति में भी हमें बहुलक मिलता है, जैसे कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारे पास ग्लूकोज द्वारा निर्मित बहुत सी इकाइयों को मिलकर बना हुआ होता है। अब हम यहाँ संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में जानेंगे। संश्लेषित रेशे के प्रकार। संश्लेषित रेशों को तीन प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है रेयॉन। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेयॉन कहलाया। देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो रेशम के रेशमी वस्त्र हैं वह रेशम की कीट से बनता है। इसकी यह विधि चाइना के पास थी और यह बहुत दिनों तक गोपनीय रखी गई। परिणाम स्वरूप रेशम को कृत्रिम रूप से मानव ने स्वयं बनाने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप हमने रेयॉन का आविष्कार किया। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से तैयार किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेशम को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रेशम को यदि हम कपास के साथ मिलाकर बनाएंगे तो जो वस्त्र बनेगा वह बिस्तर की चादरों के समान होगा, और जबकि उसको हम ऊन के साथ मिलाकर बनाएंगे तो जो वस्त्र बनेगा वह कालीन अथवा गलीचा प्रकार का होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं रेयॉन निर्मित वस्तु का चित्र। ये हमारे पास कालीन है और जबकि ये हमारे पास बिस्तर की चादरें हैं। आइए आगे चलें। आगे हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि नायलॉन का आविष्कार रेयॉन की तरह किसी पौधे या जंतु से प्राप्त नहीं किया गया। मानव द्वारा यह कोयले, जल और वायु से निर्मित हुआ है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, इसलिए हम इसको पूर्ण संश्लेषित रेशा भी कह सकते हैं। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं?
हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में भी किया जाता है। आप चित्र 3.4 में इस प्रकार ये देख सकते हैं। पहले चित्र में यहाँ पर आपको पैराशूट दिखाया गया है और बगल में रस्सियों को दिखाया गया है। ये रस्सा है हमारे पास। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि नायलॉन की प्रबलता इस्पात से भी अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बूझो सोच रहा है, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? सोचिएगा और कमेंट करिएगा। अब क्रियाकलाप की ओर आगे बढ़ें। क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए, जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलरा बांध दीजिए, जिसमें बाट रखे जा सके। पलरे में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागे के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ये स्टैंड देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास ये धागा है और धागे पर हम इस जगह पर बाट रखेंगे। एक एक करके हम बाट का वजन बढ़ाते हुए जाएंगे और जब हमारा बाट इतना हो जाएगा कि धागा टूट जाए, तो हम उस बाट की जो पूरी वैल्यू होगी हम इस जगह पर धागे के सामने लिख लेंगे। फिर हम अपना धागा बदलेंगे और इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। ऐसा करने के बाद हमें हर धागे के आगे उसे तोड़ने में प्रयुक्त हुआ वजन मिलेगा, जिसको हम यहाँ पर उसके सामने नोट कर लेंगे और हम देखेंगे कि किस धागे में कितना वजन लगा उसे तोड़ने हेतु। जिस धागे को जितना ज्यादा वजन लगेगा वह उतना ही मजबूत माना जाएगा। आप रेशों धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलिथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटखाओं का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को करते समय, इस क्रियाकलाप को करते समय हमें एक सावधानी रखनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि सभी धागों की एक ही लंबाई हो और इनकी मोटाई भी एक जैसी होनी चाहिए। आइए हम तीसरे कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ें, जिसका नाम पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अनसंश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलबटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। इन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। देखिए दोस्तों, पॉलिस्टर हमारा एक संश्लेषित रेशा है और इनसे बने हुए कपड़ों में हमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह आप बिना सिलवटों के आराम से प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी एक खासियत यह भी है कि इसको बनाने में प्रयुक्त रेशों को खींचकर निकाल भी दिया जा सकता है और पुनः इसको बुना भी जा सकता है। आइए आगे बढ़ें। दोस्तों, अब देखिए आगे। आगे पहली कह रही है, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट पीईटी बोतलों और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। आइए आगे देखते हैं
पेट के बारे में जानते हैं। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। देखिए, पेट एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसकी मदद से हम बोतलों, बर्तनों, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। आप अपने चारों ओर कई सारी वस्तुओं को इससे निर्मित देख सकते हैं। आप इसकी सूची बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। आप देख सकते हैं पॉलिएस्टर भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस एस्टर, जिसमें पॉली का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे और एस्टर यहाँ प्रयुक्त हुआ है किसी रसायन के लिए। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीबुल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम जो अभी आपको नाम बताए गए हैं उन नामों के हिसाब से यह कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीबुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। यदि हम पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर कोई कपड़ा बना रहे हैं तो वह पॉलीकॉट कहलाएगा, जबकि यदि हम पॉलिएस्टर और ऊन को मिला के कोई कपड़ा बना रहे हैं तो वह पॉलीबुल कहलाएगा। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। दोस्तों, सर्दियों में आपने देखा होगा कि हम सर्दियों के वस्त्र पहनते हैं जिसमें हम स्वेटर, शॉल आदि पहनते हैं। ये जो वस्त्र हम पहनते हैं ये वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। यदि वह प्राकृतिक ऊन से निर्मित हुए तो वह कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं। यह वास्तव में दिखाई आपको प्राकृतिक ऊन जैसे ही देंगे, लेकिन वह संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन संश्लेषित रेशों को एक्रिलिक कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। यह विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। आपको याद होगा यह क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7th में आपने किया था। आइए आगे देखें। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप पाएंगे यह कि संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर यह पिघल जाते हैं। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में प्राकृतिक रेशों को जलाया होगा। प्राकृतिक रेशों को जलाने पर आपको एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आई होगी, जबकि हम संश्लेषित रेशों को जब जलाते हैं तब यह पिघलने लगता है। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल सकता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है, जो कि जलने के बाद बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर का काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वहां हमें सूती कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। अब पहली यहाँ पर कह रही हैं, ओह, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती हैं। आपने देखा होगा कि आपकी माँ जब किचन में काम करती हैं तब वह सूती वस्त्रों का उपयोग करती होंगी। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं
से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक बात यहाँ पर आपको समझना है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वह एक कच्चे माल के द्वारा तैयार होते हैं। वह कच्चा माल पेट्रो रसायन कहलाता है। पेट्रो रसायन को जब हम बहुत सारे प्रक्रमों द्वारा गुजारते हैं तब हमें संश्लेषित रेशे प्राप्त होते हैं। आइए अब हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में जानें। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। यह शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप 3.2 एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए। प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से निर्मित हो सकता है। इन टुकड़े के चयन हेतु माता-पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगाइए जिसमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़ों के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में बतलाता है। अपने माता-पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व अर्थात टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इस प्रकार जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तब आप देखेंगे कि प्राकृतिक रेशों की तुलना में संश्लेषित रेशे जल्दी सूख गए और उन्होंने कम पानी को सोखा है। आप देखेंगे कि प्राकृतिक रेशों की तुलना में संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं, उनका मूल्य भी कम होता है और रखरखाव में भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आगे का हमारा टॉपिक प्लास्टिक है जिसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।